जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। मेरे दोस्त, अगर जो आपने ठान लिया है कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, तो फिर क्या मुश्किल क्या आसान, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे आंधी आए या तूफान आए या पत्थर गिरे, आपको अपने संकल्प से अडिग नहीं होना है। बिल्कुल डट के सामना करना है हर मुश्किल का। फिर देखो कैसे नहीं मिलती है आपको नौकरी। आपको रात दिन अपने संकल्प के पीछे, अपने ठान के पीछे, अपनी सरकारी नौकरी के पीछे रात दिन मेहनत करनी है, रात दिन मेहनत करनी है। तभी आप उस नौकरी को पा पाओगे, क्योंकि आजकल नौकरी गिफ्ट में नहीं मिलती, उसको छीनना पड़ता है। उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी मेहनत के लिए वो नौकरी बनी हुई है। तो इसलिए अगर जो आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि अगर जो आप 99.99% दे रहे हैं फिर भी हो सकता है आपको नौकरी ना मिले। बिल्कुल आपको 101% देना होगा, तभी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, वरना नहीं। क्योंकि हीरा बनने के लिए आपको टेम्परेचर, दाब दाब हर चीज़ से गुजरना पड़ेगा, तभी कोयला हीरा बनता है। ऐसे ही ऊपर ऊपर कोई हीरा नहीं बन जाता है। हीरा बनने के लिए आपको प्रकृति का ताप दाब, संघर्ष, माइंड में जो उलझने हैं उनसे सबसे निजात पानी होगी, तभी आप सरकारी नौकरी पा पाओगे। आज के ज़माने में देख रहे हो क्या बीत रहा है। नौकरियों के पद नहीं निकल रहे हैं। 10-10 पद, 15-15 पद, 400-500 पदों पे लाख लाख 2-2 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं। देख रहे हो क्या है। इसलिए आपको संघर्ष करना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष किए कुछ नहीं होता है। जो संघर्ष करता है वही जीतता है। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिस दिन आप नौकरी पा जाओगे उस दिन जितना आपने संघर्ष किया है, जितने आपके बिस्तर पे कांटे बोए थे आपने खुद ने, क्योंकि आपको अपने संकल्प को पूरा करना था, तब आपको याद आएगा। और दूसरे यही सोचेंगे कि अरे इस बंदे ने बहुत जल्दी नौकरी पाई। बहुत जल्दी नहीं नौकरी पाई, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप बिल्कुल 100%, 101% अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें, रात दिन मेहनत करें, तभी आप सक्सेस होंगे, तभी आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ, और राष्ट्रपति का अगला चरण पढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति के पार्ट 1 में मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद पढ़ाए हैं। जिस इंसान ने ना देखे हो वो जाके इससे पहले वाला पार्ट देख ले, तभी आपको आगे ज़्यादा सही से समझ में आएगा। चलो चलते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति पूरे देश के सर्वे सर्वा होते हैं, इसलिए हमने क्या कहा, राष्ट्रपति को बाबा जी कहा। और बाबा जी, जब कोई विवाद होता है तो बाबा जी के नाम के आगे क्या लगा, श्री श्री 108 राष्ट्रपति महोदय। तो 108 के तहत जब कोई झगड़ा होता है तो वो संयुक्त बैठक बुलाता है और दोनों पक्षों को समझौता करवा के बिल को पास करवा देता है। ओके, तो श्री श्री 108 मतलब संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ओके, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है बताइए, पढ़ा चुके हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। चलो आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग 3 पॉइंट विशेष तौर पे पढ़ते हैं। नंबर 1, निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, पहला पॉइंट पे डिस्कस करना है। दूसरा पॉइंट है निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी निर्वाचन रीति का पालन किया जाता है। नंबर 3 हमको क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निर्वाचन मंडल पढ़ते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो चलो देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। क्या हम लोग वोट डाल सकते हैं? आम जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेती है, ठीक है। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, चलिए देखते हैं ध्यान से। नंबर 1,
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली प्लस पुदुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी विधानसभा है। ठीक, तो बस एक पॉइंट में याद करो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो सब में निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य एक भी नहीं, निर्वाचित सदस्य। ओके, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, अब भाग लेता कौन कौन नहीं है, तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, दूसरा क्या है? विधान परिषद के सदस्य, ये क्या है? भाग नहीं लेते। ओके, ठीक है। तो भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन हिस्सा लेता है? लोकसभा के सांसद जो चुन के आए हैं, लोकसभा के सांसद जो चुन के आए हैं, राज्यों की विधानसभाओं के विधायक जो चुन के आए हैं, दिल्ली और पुडुचेरी में वो विधानसभा के वे विधायक जो चुन के आए हैं, निर्वाचित होके आए हैं, मनोनीत नहीं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ओके, विधान परिषद के सदस्य काहे नहीं भाग लेते हैं? क्योंकि विधानसभा भारत में विधान परिषद के सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि विधान परिषद भारत में केवल 6 राज्यों में है। ओके, और अगर जो ये लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिला तो उस राज्य का बहुमत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, ओके, ये लोग भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति को चुनने में, और ये लोग भाग लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इतना आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं। तो ये राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन मंडल है। ये लोग भाग लेते हैं, ये लोग भाग नहीं लेते हैं। क्लियर कट? यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन रीति। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी निर्वाचन रीति लगती है? चलो इसमें हम लोग पढ़ते हैं निर्वाचन रीति। ये हो चुका हमारा। अब इस पे आते हैं, इस वाले पॉइंट पे। तो निर्वाचन रीति में हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। चुनाव कैसा होता है, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। चुनाव कैसा होता है, मतदान कैसा होता है। तो चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है वो जान ले, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतदान कैसा होता है? मतदान होता है, कैसा होता है? खुला मतदान होता है या गुप्त? तो गुप्त मतदान। ओके, अब आगे आने वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके, और एक पॉइंट और याद रखना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ओके, अगर ये 4 पॉइंट आपको याद है राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति से संबंधित, तो समझ लो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे।
तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतदान कैसा होता है? गुप्त रूप से मतदान होता है। और कौन सी प्रणाली लागू होती है? तो समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति लागू होती है। चलो इस समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ओके, विधानसभा कहाँ कहाँ की? राज्यों की और केंद्र शासित दोनों जगह की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद में क्या होते हैं? सांसद होते हैं। और विधानसभा में क्या होते हैं? विधायक होते हैं। तो पूरे भारत में सांसद कितने हैं इस समय? तो सभी को पता है 545 मैंने पढ़ा रखा है। 545 पूरे भारत से संसद में वर्तमान में 545 विधायक हैं और विधानसभा विधायक होते हैं। इसमें विधायक लिखो यहाँ पे, विधायक। ओके, तो विधायक। तो पूरे भारत में विधायक इस समय कितने हैं? तो पूरे भारत में विधायक हैं इस समय 4120 जो चुन के आते हैं। ठीक है, बाकी मनोनीत वालों को छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से 2 मनोनीत माइनस करो। यहाँ पे 2 मनोनीत होते हैं। 2 क्यों होंगे? 2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं और 12 उधर होते हैं, 14। ठीक है, 2 लोकसभा में मनोनीत होते हैं और 12 उसमें, तो 14 इसमें से माइनस करेंगे हम लोग। कितना आ जाएगा? 5 में से 4 गया 1 और 3 31 543 543। ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखते हैं, इसको फिर से तोड़ते हैं। 545 प्लस, ये तो लोकसभा के हो गए, और राज्यसभा में 245। तो यहाँ से हमें मिलते हैं 233 और यहाँ से मिलते हैं 543। ठीक, क्योंकि 2 इसमें माइनस होंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने 2 लोग को मनोनीत करता है और यहाँ पे कितने लोग को मनोनीत करता है? 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो 233 राज्यसभा से सांसद भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और लोकसभा से 543 लोग भाग लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए मेरे? टोटल हो गए 786। इतने सांसद और इतने विधायक ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है, ये 2 इसमें जो चुनते हैं, इसमें 12 चुनते हैं। ठीक है, तो 2 इसमें से माइनस करेंगे और 12 इसमें से माइनस करेंगे, तो टोटल जोड़ेंगे 776 और 4120। ठीक है, तो इतने लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन अब ये ध्यान दो, अगर जो राज्यों के विधायक एक तरफ हो जाएं और सांसद एक तरफ हो जाएं तो विधायक की पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि विधायक के पास ज़्यादा वोट हैं और ज़्यादा लोग हैं 4120 और सांसद तो 776 ही हैं। तो इसी को, इन सांसद और विधायकों का मत बिल्कुल बराबर रहे, ऐसी टेक्निक अपनाई जाए ताकि विधायक और सांसद का मत बराबर रहे। इसी टेक्निक को, अब इसी आजमाई हुई टेक्निक को, जो ये टेक्निक आजमाई जाती है कि इनके मत कैसे बराबर रहें, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके तहत एक विधायक की वोट वैल्यू निकाली जाती है, फिर एक सांसद की वोट वैल्यू निकाली जाती है कि जो
एक सांसद की वोट वैल्यू निकाली जाती है और एक विधायक की वोट वैल्यू निकाली जाती है। सांसद की वोट वैल्यू विधायक की वोट वैल्यू से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि सांसद है कम और विधायक है ज़्यादा, और सांसद वैसे भी ज़्यादा जनसंख्या चुन के भेजती है सांसद को। और विधानसभा में जो विधायक पहुंचते हैं इनका क्षेत्र थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, इसलिए सांसद की वैल्यू अधिक होती है विधायक की वैल्यू से, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि एक विधायक की मत वैल्यू कितनी होती है, और दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग एक सांसद की मत वैल्यू कितनी होती है। चलो ये चेक कर लेते हैं क्या नीचे का आया हुआ है, नहीं आया तो फिर डिलीट करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, आ तो रहा है, हाँ ठीक, ओके, पूरा आ रहा है, ठीक है। चलिए पूरा आ रहा है आपका, यहाँ तक आ रहा है, ठीक। मुझे डर था कि कहीं कट तो नहीं गया। चलो इतना आपने समझ लिया, तो चलो डिलीट करते हैं इसको थोड़ा सा। तो इतने लोग भाग लेते हैं, इतने लोग भाग लेते हैं, ठीक है। तो कितने सांसद मेरे सांसद, इतने सांसद और 4120 विधायक भाग लेते हैं, इतने सांसद हैं और इतने विधायक, ये लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इनके मत बराबर बराबर कैसे रहे, इनकी मत वैल्यू बराबर रहे, इसी के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। तो इसके तहत निकाला जाता है एक विधायक की मत वैल्यू, एक विधायक की मत वैल्यू वैल्यू, ठीक है। एक विधायक की मत वैल्यू बराबर, एक सूत्र होता है, एक विधायक की मत वैल्यू बराबर, एक विधायक की मत वैल्यू बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, ओके। नीचे क्या होगा, उस राज्य के विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित कुल निर्वाचित सदस्य संख्या, ठीक है। उस राज्य की जितनी भी जनसंख्या वो ऊपर रखेंगे, और उस राज्य के विधानसभा में जो विधायक चुन के आते हैं, जो निर्वाचित होके आते हैं, उनकी संख्या नीचे रखेंगे। और क्या करेंगे, 1/1000 ये कर देंगे। तो जो भी काट पीटे के निकलेगा वो एक विधायक की मत वैल्यू होगी। वो क्या होगा, एक विधायक की मत वैल्यू होगी वो, ओके। एक विधायक की मत वैल्यू होगी, हिल रहा है कैमरा, एक विधायक की मत वैल्यू होगी। तो ऐसे एक विधायक की मत वैल्यू निकालते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट होता है एक सांसद की मत वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक सांसद की मत वैल्यू, ठीक है, एक सांसद की मत वैल्यू। तो एक सांसद की मत वैल्यू बराबर, थोड़ा नीचे लिखते हैं, मत वैल्यू बराबर कुल निर्वाचित सांसद, कुल निर्वाचित सांसद, यानी कि भारत में जितने भी सांसद हैं वो टोटल जो निर्वाचित होके आए हैं 786 निर्वाचित सांसद, ठीक, 786 निर्वाचित सांसद आते हैं भारत में। तो कुल निर्वाचित सांसद, और ऊपर क्या रहेगा, कुल निर्वाचित विधायकों की मत वैल्यू, मत मूल्य, वैल्यू रखो या मूल्य को, बात बराबर, ठीक है। तो ये इसको बॉक्स में बंद करो और फिर इसको बॉक्स में बंद करो, ठीक भैया। ये दो सूत्र हैं आपके। विधायक की मत वैल्यू क्या होता है, उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य से जो चुन के आए हैं विधायक, कुल जनसंख्या ऊपर रखेंगे और विधायकों की संख्या नीचे रखेंगे जो चुन के आए हैं, और गुणे भाग दे देंगे 1000 से, तो एक विधायक की मत वैल्यू आ जाएगी। सांसद की मत वैल्यू निकालने के लिए जितने भी पूरे भारत में जितने भी विधायक हैं उन सभी का मत वैल्यू निकाल के ऊपर रखा जाएगा,
और भारत में जितने भी सांसद हैं उन वो जो जितने निर्वाचित होके आए हैं वो नीचे रखे जाएंगे और काट पीट लिया जाएगा, तो जो आएगा वो एक सांसद की मत वैल्यू आएगी। ओके, तो बताते हैं कि ये कुल जो है इतने सांसद और इतने विधायकों की मत वैल्यू लगभग 10 लाख प्लस आती है, 10 लाख प्लस आती है। जो ये मत वैल्यू किसमें भाग लेती है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। इतनी मत वैल्यू 10 लाख प्लस आती है मत वैल्यू, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं। सांसद और विधायकों की मत वैल्यू 10 लाख से अधिक आती है। ओके, तो आशा करते हैं आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, निर्वाचन मंडल समझ लिया होगा और निर्वाचन की रीति समझ ली होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर महाभियोग देखते हैं। ठीक, तो डिलीट कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिलीट कर दिया। यहाँ 786 रहेगा, 4120 ये आपके सांसद हैं, ये आपके विधायक हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाएंगे। तो चुनाव कैसा होता है इनका? अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट रहेगा, एकल संक्रमणी पद्धति क्या होती है? एकल संक्रमणी पद्धति ये होती है, जैसे आप किसी क्षेत्र के सांसद चुन लिए गए हो, तो राष्ट्रपति के चुनाव में उस क्षेत्र की जनता हिस्सा नहीं लेती है, डायरेक्ट जनता के थ्रू आप हिस्सा लेते हो। यानी कि जनता आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजती है कि जाओ मेरी जगह पे आप राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लो जाके। तो आप जनता के द्वारा चुने जाते हो और आप राष्ट्रपति को चुनते हो। तो जनता तुमको चुनती है और तुम राष्ट्रपति को चुनते हो, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया यहाँ पे। हो गया? ठीक, तो और जो सांसद और विधायक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं क्योंकि जनता उसमें हिस्सा लेती है। ओके, तो एकल संक्रमणी मतलब एकल यानी एक आदमी को पावर दे दी जाती है। ठीक है, संक्रमणी मतलब संक्रमण कर लेता है मतलब उसकी पावर, जैसे कि जिस क्षेत्र में विधायक है तो उस क्षेत्र के लोगों की पावर किसके पास आ गई? विधायक के पास या सांसद के पास आ गई, और वो अपनी उस पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति के चुनाव में करता है। वहाँ की जनता के प्रतिनिधि के रूप में। ओके, तो वही यानी एक आदमी को पावर दे दी जाती है, वहाँ की जनता एक आदमी को पावर देती है और वो एक आदमी वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ गए? उसी को बोलते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति। ओके, चलो अच्छा, एक पॉइंट और आपने ये सुना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रथम चरण की मतगणना क्या होती है, द्वितीय चरण की मतगणना क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। वो छोटा जा रहा था, चलो समझ लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 लोग खड़े हुए, ए खड़ा हुआ, बी खड़ा हुआ, सी खड़ा हुआ और डी खड़ा हुआ। ठीक है, तो हम सांसद हैं, तो हम अगर जो वोट देने जा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हम अगर जो वोट देने जा रहे हैं, तो हमसे मान लो कहा गया आप वोट डालिए, तो हमने वोट डाला, तो वहाँ पे प्रेफरेंस देना पड़ता है कि मान लो हमको बी वाला सबसे अच्छा लग रहा है, तो हमने इसको नंबर 1 पे प्रथम वरीयता दे दी। ठीक, फिर ए वाले को हमने द्वितीय वरीयता दे दी और सी वाले को मान लो हमने तृतीय दे दी और डी वाले को चतुर्थ दे दी। मतलब हमारे अनुसार सबसे पहले बी वाले को बनाना चाहिए राष्ट्रपति। अगर बी वाला किसी वजह से हार जाता है या नहीं बन पाता है, तो मेरे अनुसार दूसरे नंबर वाला बनना चाहिए। अगर दूसरे वाला नहीं बन पाता है तो तीसरे नंबर वाला बनना चाहिए, तीसरे वाला नहीं तो चौथे नंबर का। ऐसे जितने भी लोग वोट डालने जाते हैं उन सब से ये प्रेफरेंस मांगा जाता है। तो जब प्रेफरेंस मांगा जाता है तो ज़रा एक चीज़ देखना, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, एक कोटा होता है। कोटा मतलब इतना वोट पाना जरूरी है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कोटा बराबर होता है कुल वैध मतों का कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1, यानी कि जितने भी वोट पड़े हैं उनका आधा कर दो, यानी 50%।
और +1, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम 50% आपको मत प्राप्त करने ही करने हैं। 50% पाओ और एक एक्स्ट्रा होना चाहिए 50 से, 50% +1। जब इतना आप वोट पाओगे तभी आप राष्ट्रपति चुने जाओगे। ठीक है, जब तक ये 50% नहीं पूरा होगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सबसे पहले चलो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ जो मोहर लगती है उस कागज़ को खोलते हैं, तो देखते हैं कि बी वाला जो है जिसको हमने प्रथम वरीयता दी थी, इसके 38, मान लो ये आपका 48% इसने वोट पाए। ठीक है, 50% नहीं पूरा हो पा रहा है। हमने पहले चरण की मतगणना पूरी कर ली और ये 48% पे ही है, 50% नहीं पूरा कर पा रहा है। तब इस अवस्था में क्या होगा, द्वितीय चरण की मतगणना होगी। द्वितीय चरण की मतगणना में क्या होगा, नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला है उसको क्रॉस कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसको हटा के जो इसके जो मत मिले होंगे वो ऊपर वाले लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक, इसको हटा के ऊपर वाले मत में ऊपर वाले लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे मान लो द्वितीय चरण में इसके ज़्यादा हो गए, 50% ज़्यादा हो गए अचानक, मतलब 48% है, तो इसके होंगे ही होंगे, लगभग बिल्कुल पास में है। मान लो ये कहीं दूर होता, थोड़ा सा इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता, और मान लो चतुर्थ वाले को हटा के तब ऊपर इनके वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता, तब मान लो दूसरा वाला आगे निकल जाता तो उसको बना देते, और नहीं तो अगर पहले वाले के पास 48% है तो उसको 2% चाहिए, अगर इसके पूरे हो जाते तो इसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ऐसे ही तो एक आपने नाम सुना होगा, बीबी गिरी, हमारे राष्ट्रपति हुए हैं। एक कौन हुए, बीबी गिरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो रुक गया था, पता नहीं क्या हो जाता है। 27 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होता है, 27.4 मिनट का, उसके बाद रुक जाता है। हम पढ़ाते रहे, आगे निकल गए, और जब हमने सोचा चेक कर लें तो देखा कि वीडियो रुका हुआ है। अब फिर से बैक आना पड़ रहा है, ये सब पढ़ा दिया मैंने, डिलीट करते हैं इसको थोड़ा सा, फिर से बैक आते हैं। तो कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है, हम पढ़ा रहे थे आपको बीबी गिरी। तो मैंने आपको बताया था हमारे एक राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर बीबी गिरी। तो बीबी गिरी का जब चुनाव हो रहा था, बीबी गिरी राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था, तो बीबी गिरी के चुनाव में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बीबी गिरी के चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना करानी पड़ी थी। ठीक है, तो एक राष्ट्रपति हुए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिनके चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी। ठीक है, तो वो उनका आंसर है डॉक्टर बीबी गिरी के चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना करानी पड़ी थी। ओके, तो इतना क्लियर हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे प्रथम चरण की मतगणना होती है, और फिर द्वितीय चरण की अगर 50% नहीं कोई पूरा कर रहा है तो नीचे वाले को हटा के इनके वोट ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, तो तब जिसके 50% पहले पूरे हो जाएंगे उसी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ओके, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो अब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा उसको पढ़ते हैं। देख लें जरा, वीडियो बन रहा है? ठीक है, बन तो रहा है, हो रही रिकॉर्डिंग, हो तो रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे चलाया जाता है, क्या होता है, तो ऐसे समझ लो, अगर जो आप अपनी मनमानी करने लगे, ठीक है, संविधान में जो लिखा है उसके थ्रू नहीं चल रहे हो, उन नियमों के थ्रू नहीं चल रहे हो, ठीक है, मंत्रिपरिषद से और प्रधानमंत्री से आप कोई राय मशवरा नहीं ले रहे हो, जो चाहा वैसा बयान दे रहे हो, जो चाहे वो काम कर रहे हो, आप राष्ट्रपति बन गए हो, जो मर्जी सो भारत में कर रहे हो, इंडिया में बिल्कुल भौकाल मचाए हुए हो, अपना बिल्कुल रॉकी भाई की तरह भौकाल मचाए हुए हो, तो यहाँ भैया रॉकी भाई वाला भौकाल नहीं चलेगा। राष्ट्रपति सारे काम कैसे करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे सारे काम करता है। तो राष्ट्रपति कैसे काम करता है, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद
सलाह पर कार्य। ठीक है, राष्ट्रपति कैसे काम करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है भारत का प्रधानमंत्री। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को मैंने बताया था पहले, उसमें रबर स्टैंप कहा गया है। ठीक है, रबर स्टैंप कहा गया है कि खाली तुम मोहर लगाते जाओ भैया, और हम काम तो भैया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है एक्चुअल में। इसीलिए भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन माना जाता है? प्रधानमंत्री माना जाता है। लेकिन अब राष्ट्रपति कोई ऐसा चुन के आ गया, उसने कहा नहीं, मंत्रिपरिषद जाए भाड़ में, प्रधानमंत्री जाए भाड़ में, हम हूँ रॉकी भाई, हम चलाऊंगा, बिल्कुल विस्फोटक बल्लेबाजी करूंगा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं भैया? तो मंत्री लोग कहते हैं, मंत्रिपरिषद लिखो भैया, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक, तो मंत्रिपरिषद कहता है यार हम इतने रुपए खत्म करके चुन के आए हैं, जनता ने हमको चुन के भेजा है, हम का चूतिया हूँ हैं? तुम विस्फोटक बल्लेबाजी किए जा रहे हो, साला हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिल के क्या है, इनके खिलाफ लाते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव। ठीक है, क्या लाते हैं? महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। तो चलो इसको थोड़ा संवैधानिक भाषा में सीखते हैं। तो जब राष्ट्रपति क्या करता है? संविधान का अतिक्रमण करता है। जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण, इसको हटा देते हैं, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, जब राष्ट्रपति जो है क्या करता है? संविधान का अतिक्रमण। जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति के ऊपर क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। ओके, अब बताओ राष्ट्रपति पे जब महाभियोग चलाया जाएगा तो उसका प्रस्ताव जो है संसद के किस सदन में लाया जाएगा? तो ये मान लो संसद है, और संसद के 3 टुकड़े होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर तो महाभियोग चला ही जाना है, तो 2 ही दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। संसद में होता है एक लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो अब संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा? तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, स्याही खत्म हो गई क्या? किसी भी सदन में, तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, चलो बाद में डाल लेंगे, दिख तो रहा ही होगा। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, चाहे तो लोकसभा में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, लाया जा सकता है। ओके, ठीक, तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब महाभियोग प्रस्ताव आ गया है, तुम ला रहे हो, ऐसे तो हम चाहे तो हम भी ले आए, हम मान लो सांसद हैं, हमने कहा चलो यार ये राष्ट्रपति हमको अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम इसके प्रति महाभियोग लाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा? एक नियम ये है कि भैया जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। ओके, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। काहे पे हस्ताक्षर होंगे? प्रस्ताव पे। ठीक है, तो महाभियोग प्रस्ताव पर
1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जिस भी सदन में लाया, चाहे लोकसभा में लाया जा रहा है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, और चाहे राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो तभी प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब प्रस्ताव आ गया है, तब क्या होता है, आ गया है तो लोकसभा, ये है संसद, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। किसी भी सभा में, किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। ठीक, तो मान लो हमने माना लोकसभा में पहले लेके आए, तो लोकसभा में जो लेके आए हैं तो उसमें 1/4 सदस्यों के उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मान लो 1/4 हस्ताक्षर हो गए, फिर लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया, मतलब आ गया, प्रस्तुत हो गया, उस पर डिस्कस हुआ, और ये प्रस्ताव लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास। 2/3 बहुमत से, जब 2/3 लोग बहुमत में होंगे तभी महाभियोग का प्रस्ताव क्या होगा, पास माना जाएगा लोकसभा से। फिर राज्यसभा में आता है, फिर राज्यसभा में क्या आता है, जब राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा में राष्ट्रपति, दूसरे सदन में राष्ट्रपति क्या करता है, या तो स्वयं और या अपने वकील के द्वारा अपना पक्ष रखता है। ठीक है, या तो स्वयं, यहाँ पे लिखते हैं, दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं या वकील के द्वारा अपना पक्ष रखते हैं। ओके, क्या रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा किया है, तो वो जो भी अपना बताते हैं। अगर जो ये लोग सहमत होते हैं तो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है, अगर असहमत होते हैं तो राज्यसभा वाले भी क्या करते हैं, 2/3 से बहुमत से उसको पारित कर दिए जाते हैं। और जैसे ही राज्यसभा में 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। ये जो है वर्तमान में राष्ट्रपति, इनको हटा दिया जाता है। इसी को कहते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया गया है। ओके, तो चलो एक बार फिर से समझते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब लाया जाता है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है। तो संसद के किसी भी सदन, या तो लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया जा सकता है। जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है उस प्रस्ताव पे, महाभियोग प्रस्ताव पे, तभी सदन में रखा जाएगा। अब जब सदन में रखा गया, मान लो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले रखा जाएगा, जिस भी सदन में पहले रखा जाएगा उस सदन में 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में राष्ट्रपति को बोलने का मौका दिया जाता है, या तो वो स्वयं बोलें या अपने वकील के द्वारा बोलें कि भैया ऐसा क्यों किया तुमने। अगर जो संतुष्ट होते हैं लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, तो खारिज कर दिया जाएगा ये महाभियोग प्रस्ताव। अगर नहीं संतुष्ट होती है तो वो सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास कर देती है, और जैसे ही पास करती है राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के उनको हटा दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा आपको। तो इतने बड़े पद पे होने के बाद इतनी बेइज्जती करी जाएगी क्या, नहीं, इनको 14 दिन का टाइम भी दिया जाता है। तो 14 दिन का टाइम भी दिया जाता है, यहाँ से लिखते हैं। तो महाभियोग प्रस्ताव जब लाया जा रहा है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व बताया जाता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना देनी होती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हैं राष्ट्रपति, अगर हमको हमारे ऊपर संसद में महाभियोग चलाया जाना है तो हमको 14 दिन पूर्व ही सूचित कर दिया जाएगा कि ऐसा है, आपके ऊपर महाभियोग संसद में लाया जा रहा है। तो अगर जो हमने गलती की होगी, हमें आत्मग्लानि होगी कि ऐसा है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार, महाभियोग से जब हम हटाए जाएंगे, तो अगर जो हमने ऐसा गलत काम किया होगा
तो हम 14 दिन के अंदर अंदर ही इस्तीफा सौंप के और इस पद को खाली कर देंगे। तो ये इतना बवाल नहीं करना पड़ेगा कि इस लोकसभा में जाओ थू 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 हो और फिर राज्यसभा में जाए सवाल पूछे जाए तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वहाँ काहे चाय पिए, तुम वहाँ काहे गए, तुम उनसे काहे मिले, तुमने ये काहे किया, वो काहे किया। इन सब क्वेश्चन से राष्ट्रपति को छुटकारा मिल जाता है और चुप्पे पाक साफ तरीके से वो इस्तीफा दे के निकल लेते हैं। ठीक है, और जो भी इन्होंने किया हो उस पर कोई सवाल भी ज़्यादा नहीं हो पाता है फिर। ठीक, जो भी करके निकल जाए। तो आप ये समझ गए होंगे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? 61 के द्वारा चलाया जाता है, 61 के द्वारा। ओके, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है और निर्वाचन रीति क्या है? अनुच्छेद 55 में है। और राष्ट्रपति के अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। शपथ पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। देखते हैं, वीडियो चल रही है। कई बार हुआ है बंद हो जाता है वीडियो चलते चलते, रिकॉर्ड होते होते, तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो चलो चल तो रही है फिलहाल। इससे पहले अभी मैं इतना सा पढ़ा चुका था, तो फिर मिट्टी में मिल गई, फिर दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इतना इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जो आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ये पढ़ते हैं हम लोग। चलो देखते हैं भैया कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए कौन कौन सी, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। योग्यताएं, तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता है आप भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक हो। ठीक, दूसरा क्या है? पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया क्या है? ना हो। ठीक, पागल या दिवालिया ना हो आप। ठीक, भारत के नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा पॉइंट क्या है? उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए? आयु कितनी होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कोई वह व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो राष्ट्रपति बन सकता है। आगे आते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। खत्म हो गई है, इंक जरा डाल लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, तब तक आप लोग रिवाइज करो। चलिए ठीक तो आ रहा है, चलिए डाल लेते हैं। ओफो, तो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो और आयु कितनी होनी चाहिए? आयु आपकी 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य होने की आपके अंदर योग्यता हो, तो आप क्या कर सकते हो? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। ये योग्यताएं तो भारत के लगभग 80% लोगों में है, 70 से 80% लोगों में। तो क्या सारे लोग भैया लड़ने लगेंगे चुनाव? ऐसे तो हर इंसान कहेगा चलो यार हम भी लड़ लेते हैं। कुछ नहीं तो फेस वैल्यू बन जाएगी, किधर निकलेंगे तो लोग पहचानेंगे कि अरे ये तो वही आदमी है भैया जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, तो भौकाल हो जाएगा। तो ऐसे तो भैया पूरे भारत के सभी लोग एक एक बार लड़ लेंगे चुनाव राष्ट्रपति का, भौकाल बनाने के लिए। तो आजकल जानते हो भौकाल बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो इतना तो बड़ा मज़ेदार काम है। ठीक, सबके पास ये योग्यता है, लेकिन संविधान क्या कहता है? कहता है इससे तो यार पूरे भारत लड़ेगा, राष्ट्रपति चुनाव करेगा, हम हूँ हैं।
आप लोग भी कहोगे, हम भी कहेंगे चलो यार हम भी एक बार लड़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, असली कहानी तो यहाँ पे छुपी है। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तब क्या होगा, तब आपके पक्ष में, तो आपके पक्ष में क्या होना चाहिए, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कहाँ के, निर्वाचन मंडल के सदस्यों के, निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से, ठीक है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भैया होने चाहिए। जब आप राष्ट्रपति का फॉर्म फिल कर रहे हो चुनाव लड़ने वाला, तो आपके पक्ष में 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और वो भी कहाँ के, इधर उधर के नहीं, निर्वाचन मंडल के। और निर्वाचन मंडल में मैंने आपको बताया है कौन कौन आता है। लोकसभा के सांसद आएंगे, राज्यसभा के सांसद आएंगे, विधानसभाओं के विधायक आएंगे और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के विधायक आएंगे। ये सब क्या, चुने हुए लोग जो होंगे वहाँ के, वो आएंगे। तो वो लोग भैया, इस 50 प्रस्तावक हों आपके पास और 50 अनुमोदक हों, तो ये कहाँ से लाओगे आप लोग, नहीं ला पाओगे ना। यहाँ 1 या 2 सांसद लोगों को जानते हैं तो उनका भौकाल होता है, रौला होता है उस मोहल्ले में कि अरे फलाने सांसद हमको जानते हैं, ढमाके सांसद हमको जानते हैं, हम भौकाल कर देंगे, मार बिल्कुल आतंक मचा देंगे। और जब 50 सांसद आपको जानेंगे, 50 विधायक जानेंगे या 100 विधायक जानेंगे या 100 सांसद जानेंगे, तो आपका रौला हो जाएगा। ठीक है, जब रौला हो जाएगा तभी भैया आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाओगे, वरना नहीं लड़ पाओगे। तो 50 सांसद या 50 विधायकों का प्रस्तावक होना चाहिए, तो और 50 सांसद या 50 विधायकों का अनुमोदन होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हो। मान लो तुमने ये जुगाड़ कर लिया, आप खड़े भी हो गए, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। आरबीआई के पास आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास आपको 15,000 रुपये, 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। काहे की जमानत राशि, ठीक। तो जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा करने पड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। फिर क्या होता है, अगर आपने कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया, ठीक, कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया, तो क्या होगा, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी आपकी। ठीक है, अगर जो आपने कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी भैया। कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इसीलिए गांव में नहीं कहते हैं जब प्रधानी का इलेक्शन होता है, अरे हम तो आपकी जमानत जब्त करवा देंगे, तुम काहे खड़े हो यार, बैठ जाओ, जमानत जब्त करवा देंगे तुम्हारी। ऐसे भौकाल होता है गाँव में, लोग बोलते हैं एक दूसरे को, देखा ही होगा, ज़्यादातर लोग गाँव से ही संबंधित होंगे। तो कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और ये वाला पॉइंट हमेशा, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे आपका लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सब में काम आता है। कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त करोगे तभी आपकी जमानत राशि वापस मिलेगी, नहीं तो जब्त हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आगे पॉइंट बनता है, अब आगे पॉइंट बनता है आपका कि भारत में एक बार राष्ट्रपति जो बन चुका है क्या दोबारा बन सकता है, तो बन सकता है। अनुच्छेद 57 के द्वारा पुनर्निर्वाचन किसका, राष्ट्रपति का। ठीक है, एक बार अगर जो कोई इंसान राष्ट्रपति बन चुका है तो अनुच्छेद 57 के द्वारा उसका पुनर्निर्वाचन संबंधी जो शर्तें और नियम हैं वो अनुच्छेद 57 में हैं। उसमें बताया गया है कि एक बार जो राष्ट्रपति बन सकता है वो दोबारा भी राष्ट्रपति इंडिया में बन सकता है। कितनी बार बन सकता है, तो इसके लिए संविधान क्या है, कितनी बार बन सकता है, एक आदमी भारत में कितनी बार बन सकता है, कितनी बार, तो इसमें
अनलिमिटेड, कोई मतलब संविधान मौन है इसमें, संविधान मौन है, मतलब कितनी भी बार बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है भारत में, ठीक है। तो भारत में कोई एक इंसान कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है, पर अभी तक केवल एक आदमी बंदा है, एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जो तो केवल 2 बार चुने गए हैं, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 2 बार चुना गया, एक ही बार चुन के फिर हट जाते हैं। देखें वीडियो चल रही है, चल रही है, ठीक है। तो कितनी भी बार संविधान मौन है, कितनी भी बार इंसान एक राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें संविधान मौन है, कितनी भी बार बन सकता है इंडिया में। लेकिन केवल राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने, 2 बार बने हैं, ओके। तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं और कोई 2 बार नहीं बन पाया है। और जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में यानी अमेरिका में क्या है, एक व्यक्ति केवल 2 बार बन सकता है, 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद अगले आदमी को मौका दिया जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, नीलम संजीव रेड्डी, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी जिनको निर्विरोध चुना गया था, निर्विरोध चुना गया, ओके। निर्विरोध कैसे चुना गया था, पहले इन्होंने एक बार चुनाव लड़ा तो ये हार गए, अब जब दोबारा इन्होंने चुनाव लड़ा तब इनको निर्विरोध चुन लिया गया, ओके। तो ये आपने राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं आपने पढ़ ली, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।